वंदे मातरम। जय मातृभूमि, भारत माता की जय। साथियों, मातृभूमि सेवा संस्था आज जिस अमर विभूति से आपका परिचय कराना चाहती है, उनकी आगवानी में मैं सिर्फ यही पृष्ठभूमि रखना चाहूँगा कि यदि हम धर्म को परिभाषित करना चाहें तो धर्म सिर्फ एक निश्चित पूजा पद्धति नहीं है, बल्कि यह एक पूरी जीवन शैली है जिसे सकारात्मक रूप से अपने जीवन के विविध क्षेत्रों में अपने दायित्व का संपूर्ण ईमानदारी से निर्वाह कर हम अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। एक ऐसे महान विभूति जिन्हें अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण धर्मों का निर्वाह करना पड़ा। जी हाँ, धर्मों का, क्योंकि धर्म, हम जो भी कार्य करें उसे यदि हम निपुणता से करें तो वह एक धर्म की परिभाषा में आ जाता है। जैसे यदि आप कवि हैं और कवि का दायित्व अगर आप ईमानदारी से निर्वाह कर रहे हैं तो कहा जाएगा कि आपने कवि धर्म का निर्वाह किया है। निश्चित रूप से हमारे ये अमर विभूति भी एक महान कवि थे, एक महान दार्शनिक थे, महान चिंतक थे। वेदों एवं उपनिषदों पर इन्होंने कई टीकाएं लिखी। इन सब के साथ साथ अपने क्रांति धर्म, अपने राष्ट्र धर्म में भी यह बखूबी से पूर्ण निपुणता के साथ इन्होंने भारत माता की सेवा की। अतः कहा जा सकता है कि एक बहुआयामी व्यक्तित्व ने धर्म को सापेक्ष मानकर, धर्म के साथ अनवरत जीवन भर रहकर न केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में अपना योगदान दिया, बल्कि देश की आज़ादी की लड़ाई में भी स्वयं को सक्रिय रूप से न केवल स्थापित किया, बल्कि महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों में स्वयं को शुमार किया। ऐसे महान क्रांतिकारी, ऐसे महान दार्शनिक, ऐसे महान कवि, ऐसे महान संत थे श्री अरविंद घोष, जिनका जन्म 15 अगस्त सन 1872 को कलकत्ता में हुआ। एक ऐसा परिवार, मैं कह सकता हूं कि चांदी का चम्मच लेकर उन्होंने जन्म लिया। एक शाही शानो शौकत से युक्त परिवार था। यही कारण था कि बालक अरविंद की पढ़ाई लिखाई में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। 5 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने लोरेंटो नामक कॉन्वेंट विद्यालय से शिक्षार्जन का कार्य किया, किंतु पिता संतुष्ट नहीं थे। वह बहुत बड़े सपने देखते थे पुत्र अरविंद के लिए। अतः मात्र 7 वर्ष की छोटी सी उम्र में आगे की पढ़ाई के लिए इन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया, जहां पर इन्होंने सेंट पॉल से अपनी पढ़ाई प्रारंभ की। तदुपरांत जब ये बड़े हो गए तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इन्होंने दाखिला लिया एवं जिस महत्वपूर्ण उद्देश्य को लेकर यह इंग्लैंड गए, या यूं कहूं कि जिस महत्वपूर्ण उद्देश्य के साथ इनके पिताजी ने इनको इंग्लैंड भेजा था, महज 18 वर्ष की उम्र में इन्होंने ICS की परीक्षा उत्तीर्ण कर डाली। 18 वर्ष एक छोटी सी उम्र थी, लेकिन अध्ययन अध्यापन में इन्हें चिंतन का मौका मिला, चिंतन का अवसर मिला। इन्हें अब तक का इनका सारा जीवन सिर्फ पढ़ाई 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 एवं पढ़ाई में ही गुजरा था, लेकिन जो ही इन्होंने ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की, इन्हें दुनिया को देखने का मौका मिला, दुनिया का विश्लेषण करने का मौका मिला। तब इन्होंने यह पाया कि यदि यह ICS की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अंततः एक अधिकारी बन भी गए तो रहेंगे तो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन, एक दास, एक गुलाम के रूप में। तो फिर इतनी महत्वपूर्ण पढ़ाई पढ़ने का क्या फायदा हुआ। अंततः इन्होंने ICS की पढ़ाई का ही उस दौर में एक महत्वपूर्ण भाग हुआ करता था। घुड़सवारी की परीक्षा में भी आपको उत्तीर्ण होना पड़ता था। जान करके यह उस घुड़सवारी की परीक्षा में पास नहीं हुए। अंततः भारत में इन्हें ICS की नौकरी नहीं मिली, किंतु विद्वता जो इतनी महत्वपूर्ण पढ़ाई अर्जित करके इनके पास आ गई थी, यह अंग्रेजी भाषा में पारंगत थे, जर्मन भाषा में पारंगत थे, फ्रेंच कहें, ग्रीक कहें, इटालियन कहें, कोई भी ऐसी भाषा नहीं थी उस दौर की, पश्चिम की, जिसमें अरविंद घोष पारंगत न हो। भाषा भी उस दौर में अंग्रेजों के साथ
लड़ाई का एक माध्यम हो सकती थी यदि हम अपनी बात दृढ़ता के साथ रखना चाहें तभी रख पाते जब हमें अंग्रेजों की, विदेशियों की भाषा का ज्ञान होता। अतः अरविंद घोष जी एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी सिद्ध हुए आने वाले दौर में। अब अरविंद घोष जी भारत आ चुके थे। इनका विवाह मृणालिनी नामक एक विद्वजा के साथ हुआ। एक विद्वान महिला थी जो जीवन पर्यंत इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली। इनके समर्पण को देखकर देश के प्रति, आईसीएस जैसी परीक्षा को जिन्होंने लात मारकर ठुकरा दिया हो, बड़ौदा के नरेश इनसे अत्यंत प्रभावित थे। अतः 1996 से लेकर 1905 तक इन्होंने बड़ौदा रियासत में नौकरी की। इन्हें हर तरह के कार्य दिए गए, अध्ययन अध्यापन से लेकर राजस्व संबंधित कार्य दिए गए। राजस्व में इतने ज्यादा निपुण थे कि इनकी तैयार की गई रिपोर्ट्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराही गई एवं बड़ौदा रियासत एक महत्वपूर्ण स्तर पर लाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। अब 1905 का दौर, बंगाल की धरती में पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति जिसके मन मस्तिष्क में भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने का जज्बा हो, वह कैसे बंग भंग आंदोलन एवं स्वदेशी आंदोलन से अछूता रह पाता। बंग भंग आंदोलन के दौरान बहुत ही ज़्यादा सक्रिय, महत्वपूर्ण क्रांतिकारी भूमिका का निर्वाह किया श्री अरविंद घोष द्वारा। इससे पूर्व इनकी मुलाकात लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से हो चुकी थी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से ये अत्यंत प्रभावित थे एवं इन्हीं के प्रभाव में आकर इन्होंने स्वदेशी आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। लाल बाल पाल की जो तिकड़ी थी, इनसे अत्यंत प्रभावित थे। इस प्रकार बंग भंग आंदोलन के दौरान ही इन्होंने नेशनल लॉ कॉलेज की स्थापना में अपने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। स्वदेशी आंदोलन के दौरान जब बड़ौदा रियासत छोड़कर ये कलकत्ता आए तो कलकत्ता में इनकी ख्याति बहुत अधिक फैल चुकी थी। एक क्रांतिकारी के रूप में इनके कार्यों का निश्चित रूप से वहाँ पर चर्चाएं थी। अतः राजा सुबोध मलिक जी की एक भव्य अट्टालिका थी, वहाँ पे इन्हें ठहराया गया ताकि इनके आध्यात्मिक गुणों, इनके क्रांतिकारी गुणों से अधिक लोग जुड़ पाएं एवं इनसे प्रभावित हो पाएं। लेकिन ये ठहरे एक योगी, एक संत। इन्होंने इतनी आभामंडल युक्त जीवन कभी जीने को प्राथमिकता दी ही नहीं थी। भले ही उस दौर के एक चिकित्सक के घर में इनका जन्म हुआ था, धन धान्य से संपन्न घर में जन्म हुआ था, लेकिन सादगी को इन्होंने जीवन पर्यंत अपने जीवन का एक प्रमुख जीने की पद्धति के रूप में रखा। अतः यह किशोरगांव तात्कालिक बांग्लादेश में स्थित एक छोटी सी मोहल्ला था, वहाँ पर इन्होंने स्वदेशी आंदोलन के कार्यों में सक्रियता दिखाई। स्वदेशी आंदोलन से ये इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि ताउम्र इन्होंने धोती कुर्ता एवं चादर को धारण करने का एक प्रण लिया, जो इन्होंने जीवन पर्यंत इस प्रण को निभाया। राष्ट्रीय विद्यालय से अब यह अलग हो गए। अलग होने के बाद यह वंदे मातरम नामक पत्रिका का संपादन करने लगे। अब आपको उस दौर के कलकत्ता में जो एक क्रांतिकारी गतिविधियां थी, उनकी एक पृष्ठभूमि से यदि आपको परिचित कराया जाए तो अनुशीलन समिति, युगांतर समिति के साथ ही समानांतर रूप से ही अनुशीलन समिति भी क्रांतिकारियों को प्रश्रय देना, उनको प्रोत्साहित करना, क्रांति की गतिविधियां, बम निर्माण, हथियारों का संग्रहण इत्यादि संपूर्ण गतिविधियों में सक्रिय थी। अनुशीलन समिति के यह सबसे प्रमुख नेतृत्वकर्ताओं में से थे। इनके छोटे भाई बारिंद्र घोष भी उस दौर में प्रमुख क्रांतिकारी थे। मानिक तल्ला नामक स्थान, जो कि अरविंद घोष एवं बारिंद्र घोष, मुख्य रूप से बारिंद्र घोष का प्लाट हुआ करता था, वहीं पर तमाम क्रांतिकारी गतिविधियों, बम बनाने का कार्य हो, प्रशिक्षण का कार्य हो, मीटिंग का कार्य हो, देशभक्ति की किसी भी गतिविधि हो, उसी स्थान पर हुआ करती थी। तो ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश पुलिस को अंततः यह पता पड़ा कि मानिक तल्ला इस स्थान पर क्रांतिकारी गतिविधियों का गढ़ बन चुका है ये। क्योंकि एक अन्य घटना से भी आपको अवगत कराना चाहूँगा। खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी द्वारा जो किंग्सफोर्ड की हत्या का असफल प्रयास किया गया था,
उसके बाद संपूर्ण देश में पुलिस सक्रिय हो गई थी, खासकर कलकत्ता, और कलकत्ता में भी पुलिस की जो नजरें थी काफी समय से मानिक तल्ला में थी। अतः 2 मई सन 1908 को वहां से 40 युवकों को गिरफ्तार किया गया। उन युवकों में से अरविंद घोष जी भी एक थे। आगे इन पर जो मुकदमा चला उसे अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। अलीपुर षड्यंत्र केस में इन्हें 1 वर्ष के कारावास की सजा हुई। इस 1 वर्ष के कारावास में ही कहा जा सकता है कि अरविंद घोष के संपूर्ण जीवन की दिशा को परिवर्तित कर दिया, क्योंकि इस 1 वर्ष में इन्हें आध्यात्मिक चिंतन का अवसर मिला। आध्यात्मिक चिंतन के फलस्वरूप इन्होंने योग प्राणायाम में अत्यधिक निपुणता यहीं प्राप्त की, एवं जेल में ही, क्योंकि जो प्रमुख सरकारी गवाह था नरेंद्र गोस्वामी, उसकी हत्या कर दी गई थी। अतः सबूतों के अभाव में इन्हें 6 मई सन 1909 को रिहा कर दिया गया। रिहा करने के बाद अब इनमें जो व्यक्तित्व में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, आध्यात्मिक चिंतन का इन्हें समय मिला, तो 30 मई सन 1909 को इन्होंने उत्तरपाड़ा में एक अभिभाषण दिया, जिसे उत्तरपाड़ा अभिभाषण के नाम से जाना जाता है, जिसमें इन्होंने कारागार में अपनी अनुभूति, जो दिव्य ज्ञान इन्हें प्राप्त हुआ, वह इन्होंने बखान किया और लोगों को अत्यधिक प्रभावित किया। आगे चलकर इन्होंने कर्मी योगी एवं धर्म नामक पत्रिकाओं का संपादन किया। फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर एवं ए डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर नामक की 2 महत्वपूर्ण पुस्तकों का इन्होंने रचना की। तदुपरांत 1926 से 1950 में यह संपूर्ण रूप से अध्यात्म में रम गए। आश्रम में इन्होंने तपस्या की। एक सक्रिय समाज से ये बिल्कुल कट गए। इस तपस्या को पूर्ण करने के बाद इन्होंने डिवाइन लाइफ डिवाइन नाम की एक पुस्तक लिखी, जो कि विश्व में अध्यात्म की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में शुमार है। कलकत्ता के बाहर भी इनकी कई क्रांतिकारी गतिविधियां सक्रिय रहीं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से इन्होंने काफ़ी सहायता ली। इस प्रकार ताउम्र एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह करते हुए, एक दार्शनिक, एक आध्यात्मिक संत के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह करते हुए ओरोविले नामक अपने आश्रम में ही 5 दिसंबर सन 1950 को इन्होंने अंतिम श्वास ली। अरविंद घोष भारतीय क्रांति का एक बड़ा नाम। मातृभूमि सेवा संस्था इनका कोटि कोटि वंदन करती है। वंदे मातरम। जय भारत, जय हिंद।